वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अंबानी बाइज अमेरिकन कंपनी। अरे वाह, नोएडा टू रिप्लेस मुंबई। रेलवेज 180 किलोमीटर पर आवर एयरबस इंडिया। सारी न्यूज़ेस बड़ी कमाल की हैं। अच्छा, न्यूज़ेस होता नहीं है, होता न्यूज है, पर मेरे को बहुत आदत है, मैं न्यूज़ेस ही करती रहती हूँ। वो क्या करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर देती हूँ। पर एनीवे, इसमें सबसे अमेजिंग तो मुझे लग रही है ये कि ये अंबानी बाइज अमेरिकन कंपनी और दूसरी नोएडा टू रिप्लेस मुंबई। मुझे लग रहा है शायद ये वो बॉलीवुड से शायद कनेक्टेड हो। तो देखते हैं न्यूज और पता करते हैं। राइट, आई मीन ऐसी बात नहीं है कि अमेरिकन कंपनीज तो काफी इंडियंस ने खरीदी भी हैं, और अब एक और खरीदी जा रही है। तो ऐसा होता रहता है, तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो तो कमाल की बात है ही। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने ये कहा है कि वो एक नई फाइनेंशियल सिटी डेवलप करना चाहते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो मुंबई के ग्राउंड्स पर बनी होगी। और यहाँ पर कई सारी बड़ी कंपनी जो आज इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उनके ऑपरेशंस यहाँ पर शिफ्ट करने की वो कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि सेक्टर 10 जो है नोएडा का, उसके आसपास में ही कई सारे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं। यहाँ पर एक फिल्म सिटी बनाई जा रही है, यहाँ पर एक मेडिकल इक्विपमेंट प्लांट भी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया गया था, और अभी इसी के पास में ये फाइनेंशियल सिटी डेवलप की जाएगी, ऐसा यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ के द्वारा हमें बताया गया है। इस प्लान के अंतर्गत 1200 एकड़ में ये पूरी की पूरी सिटी फैली होगी। यहाँ पर 50,000 लोगों को पहले फेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। और बैंक्स, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑफिसेस, कमोडिटी मार्केट्स, इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशन सेंटर्स, जनरल ऑफिसेस, आउटसोर्सिंग, आईटी, ये सारे अलग अलग टाइप के ऑफिसेस और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पर उन्हें ऑफिसेस सेटअप करने के लिए इंकरेज किया जाएगा। और यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को उम्मीद ये है कि जिस तरीके से अभी एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और दूसरी चीजें आसपास डेवलप की जा रही है, उसे देखते हुए कई सारी कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड रहेगी। और 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन्हें आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने के लिए मिलेगी इस नई सिटी के लिए। तो एक और नई प्लान्ड स्मार्ट सिटी हमें देश के अंदर जल्दी शेप लेते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर फिर से आ रही है नोएडा से, जहां पर एक प्लान सामने रखा गया है पोर्ट टैक्सीज बनाने के लिए, जो नई बनने वाली फिल्म सिटी और नोएडा एयरपोर्ट, जिसका काम भी शुरू होने वाला है, इसके बीच में बनाई जाएगी। और टोटल 5.5 किलोमीटर के लिए फैली हुई होगी। तो दोस्तों, जो फिल्म सिटी नोएडा में फिलहाल बन रही है, इसके लिए 1000 एकड़ की जमीन अलॉट कर दी गई है। और सेक्टर 21 में जो ये सिटी बनी है और जो नया एयरपोर्ट बनने वाला है, इसके बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर लोगों का मूवमेंट फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसी के लिए पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल पॉड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ताकि लोग पर्सनल मोबिलिटी की तरह इसका इस्तेमाल कर पाए और गाड़ियों या मेट्रो के बजाय इन पर्सनल पॉड जो आज दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगहों पर अवेलेबल है, उनका यूज करते हुए इन दो इंपॉर्टेंट जगहों के बीच में फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे। तो दोस्तों, एज ऑफ द सिर्फ प्लान सामने रखा गया है, इसके ऊपर अप्रूवल, डीपीआर या कोई टेंडर वगैरह अब तक इन्वाइट नहीं किया गया है। सिर्फ एक प्लान यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सामने रखा है। तो देखते हैं कि एक्चुअल में फ्यूचर में यही चीज इंप्लीमेंट की जाती है या कोई दूसरा सोल्यूशन निकाला जाएगा। और इसी से सिमिलर लेकिन एक अनरिलेटेड खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर से, जो बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो नए स्टार्टअप्स के अंदर ये दूसरी कंपनीज अक्वायर करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज की मदद करती है। बेसिकली दूसरी कंपनीज को खरीदने का काम ये कंपनी करती है। और इन्होंने यूएसए बेस्ड स्काईट्रेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के अंदर 54.46% स्टेक खरीद लिया है। और इसके जरिए अभी ये मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन गई, यानी आप कह सकते हो ओनर रिलायंस बन गई है इस यूएसए बेस्ड कंपनी की। इस डील को पूरा करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 196.9 करोड़ रुपए की स्पेंडिंग की गई। और अभी डेलावेयर यूएसए से इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में सौंप दिया गया है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा मैं बता दे रही हूँ, ये जो स्काईट्रेन इनकॉर्पोरेटेड नाम की कंपनी ये करती क्या है। तो बेसिकली इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके जरिए मैग्नेटिक लेविटेशन को यूज करते हुए पर्सनल मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बनाए जा सकते। जिस तरीके से हम पॉड्स की बात कर रहे थे, तो सिमिलर तरीके के एलिवेटेड पॉड्स जो मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए अपने आप को मूव कर पाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी ये कंपनी ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है। और इनका गोल ये है कि ग्लोबल लेवल पे क्लीन, फास्ट
एफिशिएंट तरीके से ट्रैफिक को सिटी एरिया में किस तरीके से एलिमिनेट कर पाए, इसका सोल्यूशन कंपनी ढूंढ रही थी और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी इसलिए रही है। और रिलायंस ने यहाँ पर स्टेटमेंट देते हुए ये कहा है कि उनका ये कमिटमेंट रहा है कि फ्यूचर में चीजों को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा इन्वेस्टमेंट किया है और ये इसी के अंदर का एक भाग है। वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर और दुनिया भर के अंदर हाई स्पीड इंट्रा और इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्काई ट्रेन बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही थी और इसी को देखते हुए ये एक्वायरिंग रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली अंबानी जी की तरफ से आया है। और यहाँ पर बड़ी बात दोस्तों ये है कि क्योंकि अब ये एक्वायरिंग बहुत बड़े स्टेक के साथ में हो गई है, तो जो मेजर पेटेंट स्काई ट्रेन के पास में थे वो अभी रिलायंस के अंडर आ जाएंगे और इसकी वजह से कहीं पर भी दुनिया में रिलायंस अपनी कंपनी के जरिए इन पेटेंट्स का इस्तेमाल कर पाएगी और आगे जाकर फ्यूचर में अगर ये एक बड़ी चीज बनती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारे देश की कंपनी फॉरेन की कोई और कंपनी या स्टार्टअप्स को एक्वायर करते हुए फिर से नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड हम वैसे भी देख रहे हैं और एक काफी अच्छी चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जो फ्यूचर के हिसाब से ऑलरेडी प्लानिंग भी करते हुए यहाँ पर हमें नजर आ रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ पर जल्द ही मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 होने वाला है और इसके पहले ही 13 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एमओयू साइन कर लिए गए हैं जिसकी टोटल वैल्यू 7,510 करोड़ रुपीस बताई गई है। ये जो सारे एमओयूज है इनका इस्तेमाल ज्यादातर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर टैक्सीज, लॉजिस्टिक्स इन जैसे चीजों में इनोवेशन को सामने लाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर जो एक डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल मौजूद है वहां पर भी कुछ प्लान्स इन एमओयूज के जरिए सामने रखे गए हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जो भी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर वाटर कनेक्टिविटी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पर इस तरीके एमओयू साइन होते हुए हमें नजर आया, चाहे वो ईस्ट में हो, केरला साइड में हो या फिर अभी महाराष्ट्र में और आगे जाकर मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ दूसरे भाग और ओवरऑल इंडिया के साथ में वाटर बॉडीज को इस्तेमाल करते हुए कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बड़े सिटी इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर्स इनवाइट कर दिए हैं 7 एलिवेटेड स्टेशन बनाने के लिए जो 33.53 किलोमीटर लंबे लाइन 3 इंदौर मेट्रो के फेज 1 प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत पहले अनाउंस किया गया था, बहुत लंबे समय बाद में इसका काम शुरू हुआ था। बाद में कोविड पैंडेमिक के चलते ऑलमोस्ट 9-10 महीनों तक इसका काम बंद था और फाइनली काम शुरू होने के बाद में नए टेंडर्स भी फिर से हमें इन्वाइट होते हुए नजर आए। तो दोस्तों स्टेशन इन्वाइट करने का जो टेंडर है वो वैसे कई सारे मेट्रो लाइन्स में हम देख चुके हैं कि पहले ही इन्वाइट कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रिलिमिनरी फेज पर होने पर ही इसे इन्वाइट कर दिया जाता है, लेकिन बाद में टाइम पर दिक्कतें ना हो इसके लिए ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। और ये टेंडर के जरिए एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इंदौर मेट्रो काम जो अभी लंबे समय शुरू हुआ है वो अभी स्लो डाउन होते हुए नजर नहीं आएगा। डायरेक्टली कंप्लीटेड मेट्रो लाइन हमें होपफुली इंदौर में बनते हुए नजर आएगी और इसकी जो डेडलाइन है उसी समय पर हमें इंदौर वासियों के लिए नई मेट्रो लाइन्स ओपन होते हुए नजर आएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है राजस्थान से, जहां पर जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक प्रपोजल सामने रखा है मेट्रो नियो सर्विसेज का एक नया कॉरिडोर बनाने के लिए जयपुर सिटी के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल जयपुर के सामने 2-3 मुश्किलें खड़ी है अपने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। जो जयपुर मेट्रो है वो थोड़ी अंडर यूटिलाइज रही है, जबकि जो बीआरटीएस सिस्टम है ये काफी एक्सीडेंट प्रोन रहा है और इसका भी यूटिलाइजेशन कुछ जगहों में काफी कम रहा है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है मेट्रो नियो और ऐसा यहाँ पर फिलहाल जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा कहा गया है कि ये मेट्रो नियो का जो नया प्रोजेक्ट होगा इसके जरिए इको फ्रेंडली, कंफर्टेबली और रिलायबली ऑल्टरनेटिव एक दिया जाएगा लोगों को सिटी के अंदर की ही ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को पूरा करने के लिए और इसके जरिए जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली में ऑलरेडी मेट्रो नियो का काम शुरू हो गया है, कोलकाता जैसे शहरों में इसके प्रपोजल सामने रखे गए हैं, बेसिक लेवल पर उनका काम शुरू हो गया है और इसी को देखते हुए जयपुर भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है इस नए टेक्नोलॉजी के लिए, ऐसा यहाँ पर इस अथॉरिटी ने कहा है। और 71 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से, इसलिए जयपुर मेट्रो को एक्सपांड ना करते हुए आगे जाकर मेट्रो नियो जयपुर के ज्यादातर भागों में दौड़ते आपको नजर आएगी। अगर ये प्रपोजल आगे जाकर पास किया जाता है तो जयपुर वासियों को मे भी मेट्रो नेटवर्क ज्यादा एक्सपांड न होते हुए मेट्रो नियो शहर में आगे जाकर ज्यादा बड़े स्केल पर एक्सपांड होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ गई हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट कोचिन पोर्ट ट्रस्ट से, जिन्होंने 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में और इसके जरिए इस पोर्ट के अंदर एक क्रायोजेनिक वेयर हाउस,
एक एविएशन फ्यूल टर्मिनल और कुछ और दूसरी चीजें किए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सेपरेट सेक्शन था एमओयूज का जो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के पहले ही किया गया है और अराउंड 85 करोड़ रुपए स्पेंडिंग इन सारे प्रोजेक्ट में की जाएगी और 50 लोगों को इसके जरिए जॉब्स भी मिलेगी नए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के भागों के अंदर। दोस्तों जो क्रायोजेनिक वेयरहाउस होता है यहाँ पर बड़े स्केल पर कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक और इसके जरिए कोचिन पोर्ट में से मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और ऐसी ही कई दूसरी चीजों को बेहतर तरीके से ट्रेड किया जा सकेगा और ऑब्वियसली एविएशन फ्यूल टर्मिनल बनने की वजह से स्पोर्ट की कैपेसिटी फ्यूचर में और बढ़ेगी और कैपेबिलिटी भी हमें ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट और ज्यादा अपग्रेड होते हुए नजर आ रहा है। अगली दोस्तों खबर है इंडियन रेलवे से जहां पर हमारे नए एसी ट्रीटेड कोचेस का एक टेस्ट लिया गया है और यहाँ पर इस ऑसिलेशन टेस्ट के दौरान इन कोचेस को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाया गया और कोटा से लेकर सवाई माधोपुर के बीच में जो सेक्शन है उसके बीच में टेस्ट किया गया। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जहां पर मैंने आपको कहा था कि इंडियन रेलवे करने ये वाली कि जितने भी हमारे स्लीपर ट्रेन है उन्हें एसी में कन्वर्ट करने वाली है और जितने भी आज नॉन एसी स्लीपर कोचेस है उन्हें फ्यूचर में आने वाले कुछ दशकों के अंदर ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा इस टाइम पे, ताकि रेलवे को ज्यादा पैसों का नुकसान ना हो। तो इसे कॉम्पनसेट करने के लिए जितने आज स्लीपिंग बर्थ मौजूद होते हैं इन कोचेस के अंदर उसे बढ़ाया जाने वाला था। बेसिकली जो स्लीपर बर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है उन्हें कम करते हुए कुछ एक्स्ट्रा बर्थ को ऐड किया जाने वाला था। बेसिकली 10% से कैपेसिटी इनकी इंक्रीज की जाने वाली थी और ये जो नए एसी टियर कोचेस थे इनके अंदर 83 बर्थ की कैपेसिटी थी जो हमारे नॉर्मल बर्थ से ज्यादा है। तो इनके साथ में ही ये टेस्ट किया गया। अब तक सब कुछ सक्सेसफुल रहा है लेकिन जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर नजर आई है ये भी काफी ज्यादा अच्छी है अगर हम इंडियन रेलवे को कंसिडर करें तो अगर सब कुछ इस टेस्ट के साथ में सही जाता है, आने वाले फ्यूचर में भी अगर टेस्ट सही जाता है तो ये नए कोचेस का मास प्रोडक्शन हमें कई सारे फैक्ट्रीज में होते हुए नजर आएगा और ज्यादा बेहतर स्पीड के साथ में हमें स्लीपर कोचेस रिप्लेस होते हुए नजर आएंगे। अगली खबर आ रही है हमारे देश के एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जहां पर हमारे देश के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा ये स्टेटमेंट सामने आया है कि गवर्नमेंट एक्टिवली एयरबस जैसी कंपनीज के पीछे लगी है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाने के लिए और यहाँ पर अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट्स हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स हो और कई सारी चीजों के हिसाब से एयरबस जैसी कंपनी के साथ में गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रही है। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले जब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि क्यों इंडिया के अंदर कोई इंडिया की कंपनी एरोप्लेन नहीं बना पाती, उस टाइम मैंने आपको कहा था कि एयरबस, बोइंग इन दोनों कंपनीज की मोनोपोली है और अभी इंडिया के पास में बेस्ट ऑप्शन जो है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए वो है इन बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में वो शिफ्ट कराए ताकि एटलीस्ट अगर कोई इंडिजिनियस कंपनी ना हो तो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पर इंडिया में शुरू हो पाए। और अभी एयरबस जैसी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर रही है और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी इसके ऊपर हमें मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले बोइंग ने जो हैदराबाद और बेंगलुरु के अंदर अलग अलग एमओयू साइन किए थे वो खबर भी हमें बाहर आते हुए नजर आई थी और मे बी एयरबस कॉम्पिटिशन को देखते हुए आगे फ्यूचर में इंडिया में एंटर करेगा ऐसा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश को डेडिकेट किए गए एक नए 1000 मेगावाट के लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड जिसे नेवली में बनाया गया है। तो वैसे नेवली में एक 709 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है लेकिन क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ प्राइमरी प्रोजेक्ट नहीं हो सकते हैं, इन्हें बेसिकली बेस लोड के लिए रखा जाता है लेकिन पीकर प्लांट्स के लिए आज भी हमें कंट्रोल वाले थर्मल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर साइड में बनाया गया है जो कोयम्बतूर के ही पास में है और इस पूरे इलाके में 7,800 करोड़ रुपए स्पेंड करने के बाद में पावर सप्लाई में जो डेफिसिट है वो हमें बहुत ज्यादा कम होते हुए नजर आएगा और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यहाँ पर रूरल एरियाज में भी अभी आगे जाकर होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आई हमारे देश के अंदर का जो इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट है उसके अंदर मिले हुए एक बहुत बड़े सक्सेस से रिलेटेड जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी गैस कैरियर कंपनी के जरिए एक एमओयू साइन किया गया है मेक इन इंडिया के अंतर्गत जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये कंपनी आगे जाकर इंडिया के इनलैंड वाटरवेज को इस्तेमाल करते हुए एलपीजी बैरेजेस चलाएगी और बेसिकली एलपीजी ट्रांसपोर्ट करने का काम ये कंपनी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का नाम निकल कर आ रहा है वो है एमओएल ग्रुप और ये बहुत बड़े स्केल पर दुनिया भर में गैस ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अर्लियर फेज में जो बंगाल के आसपास का एरिया है वहां पर ये काम किया जा सकता है लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन हमें होते हुए नजर नहीं आया है। तो एक बहुत बड़ा सक्सेस आप कह सकते हो हमारे देश के इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट के लिए। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो नंदगोपाल एम पूछते हैं व्हाई डोंट गवर्नमेंट मेक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड कॉज अबव ग्राउंड इट कॉस्ट लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। तो यार मल्टीपल रीजंस इसके लिए होते हैं कि हर चीज अंडरग्राउंड नहीं बनाई जा सकती। रोड्स, मेट्रो जहां पर ऑल्टरनेटिव नहीं होता है वहां पर ऑब्वियसली चीजें अंडरग्राउंड बनाई जाती है लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है कि कई बार अगर प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड ले जाने की जरूरत पड़ती है
तो उसका कॉस्ट बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और टेक्निकल डिफिकल्टीज भी कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट 10 से 15 गुना ज्यादा बढ़ जाना, और कभी कभी टेक्निकल डिफिकल्टीज भी इस लेवल की सामने आ जाती है जिसका सोल्यूशन पहले कभी ढूंढा ही नहीं गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में बहुत लंबा समय लगता है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो इंटर्न जनरल पब्लिक के पॉकेट में से ही हार्म करता है। और जहां पर 50 किलोमीटर का रोड बन सकता था वो 10 किलोमीटर का भी नहीं बन पाता। बात करें अगर ट्री कटिंग से रिलेटेड की, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के दौरान कई सारे पेड़ पौधों को हमें काटने की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से एनवायरमेंट का नुकसान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी स्टेटमेंट मैं दूंगा वो 100% सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा हर किसी के लिए, लेकिन बेसिकली अगर कहूँ तो दोस्तों ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी है कि अगर एक सोर्स के जरिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और कोई प्रोजेक्ट बन जाने की वजह से जो नेट कार्बन रिडक्शन है वो कम हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर ट्री कट करके वो प्रोजेक्ट बनाने की वजह से ज्यादा फायदा होगा कंपेरेटिवली अगर हम पुराने सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते रहे तो। उसके अलावा अगर हम रूल्स की भी बात करें, जिस तरीके से इंडिया में अगर आप 1-2 एकड़ मैंग्रोव भी काटते हैं तो उसके बदले में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे 2 गुना 3 गुना, कुछ केसेस में 5 गुना ज्यादा बड़े एरियाज में मैंग्रोव को प्लांट करना पड़ता है, साथ साथ 15-20 साल तक उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो ये एस्पेक्ट्स कई बार लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत बड़े डिसीजंस लेते समय एक टफ डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। और फाइनली दोस्तों आज जिस तरीके से एनवायरमेंटल कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रीलिमिनरी लेवल पे जिस तरीके से स्कूल में पोल्यूशन वगैरह पढ़ाया जाता है उस लेवल की ऊपर की बातें नहीं की जाती, लेकिन अगर टेक्निकल या फिर एक्सपर्ट्स के साथ में अगर हम बैठकर बात करें, मैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स यानी जर्नलिस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं। अगर आप उस हिसाब से देखो, अगर आप इंजीनियर्स की बात मानो तो कई बार कई प्रोजेक्ट्स की वजह से लाखों टन ऑफ कार्बन जो बेसिकली ट्रीज को प्रिजर्व करने पीछे का रीजन है वो कम होता है। अगर आप मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को कंसीडर करो तो उसके जरिए करोड़ों टन ऑफ फ्यूल बचने वाला है, करोड़ों टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छूटने से बच जाएगा। सेम गोज विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये सैक्रिफाइसेस सामने सामने आपको मे बी नेगेटिव नजर आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देख के बात करें तो ये चीजें पॉजिटिव आउटकम ले आती है बहुत एनवायरमेंट पर और देश की डेवलपमेंट के अंदर। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि हर चीज अंडरग्राउंड नहीं बनाई जाती, कभी कभी हमें जमीन के ऊपर पेड़ काटकर भी चीजें बनानी पड़ती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की न्यूज थी। तो मैं वो वाली बोलूंगी जो फैसिनेटिंग थी साइफाई टाइप की, और दूसरी वाली जो है हस्बैंड एड्रेस करेंगे। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं फैसिनेटिंग जो मुझे फैसिनेट की थी वो, तो उन्होंने जो वो स्काई ट्रेन शायद बोली थी, जो कह रहे हैं कि अंबानी ने 50 से भी ज्यादा % उन्होंने एक्वायर किया है उसका। तो वो तो मेरे को जब देखा उन्होंने जो पिक्चर्स दिखाई मैं तो बड़ी फैसिनेट हुई। वो कह रहे हैं यूएस फर्म है, पर मैंने तो यूएस में अभी तक कहीं ऐसा देखा ही नहीं है सिस्टम जाने का। तो कह रहे हैं हो सकता है कि ये इतना फायदेमंद हो, इतना पॉपुलर हो जाए कि जगह जगह यूज होने लग जाए। तो क्योंकि अब अंबानी के पास ये होगा तो उनके पास पेटेंट होगा तो वो कहीं पे भी इनको बना सकते हैं। तो इंडिया में भी मतलब मुझे तो लगता है वो बनाना शुरू कर देंगे। पर काफी अच्छा था जैसे उन्होंने दिखाया, उल्टा सा लटका हुआ पोल से थे उस पे लगा हुआ, मुझे लगता है शायद मैग्नेट या कोई हेवी मैग्नेट के थ्रू अटैच हुआ हुआ है और फिर वो चलता होगा कुछ। कमाल की चीज थी। और फिर वो जो उन्होंने वो दिखाए थे वो क्या थे, वो कैप्सूल्स टाइप, वो भी बड़ी अच्छी सिस्टम था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करने के लिए, वो भी बड़ी फैसिनेटिंग था। दोनों ही साईफाई टाइप की लग रही थी और उनको देखते ही मुझे, जो हम लोग साईफाई की मूवीज देखते रहते हैं कि गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं या ऐसी मतलब जगह बन चुकी है जहां पे ऐसी पोल से ही गाड़ियां चल रही हैं या उस टाइप से, वो ही लग रहा था मुझे बिल्कुल। तो देख लो हमारा फ्यूचर जो मूवी थी वैसी ही बनने वाला है। अब उस टाइम तक हम और आप होंगे या नहीं वो तो पता नहीं, पर फ्यूचर जरूर ऐसा होने वाला है। मजा आ गया। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। मुझे लग रहा है कि नोएडा शायद एनसीआर के अंदर है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसमें शायद नोएडा भी है। और ग्रेटनेस देखिए कि नोएडा जो छोटी सिटी हुई, नोएडा उसके अंदर है कि यूपी के अंदर है? हाँ, मतलब स्टेट तो यूपी है। हाँ। मगर मुझे पता नहीं है कि जब एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर बोलते हैं, तो क्या नेशनल कैपिटल रीजन में उन्होंने दूसरे स्टेट्स का एरिया भी मिला के पूरा बनाया है कि नहीं, उसका स्टडी करनी पड़ेगी। मगर मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूं कि आप देखिए कि 25 साल पहले नोएडा छोटा सा था। हर बार ये बोलते हैं जब भी हमें नोएडा का दिल्ली इतनी बड़ी थी।
मगर दिल्ली के गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शायद नहीं लिया कि आप वहीं पर ही बिल्डिंग बना लीजिए, आप वहीं पर ही एम्प्टी लैंड में कुछ कर लीजिए, आप वहीं पर इंप्रूवमेंट कर लीजिए। मगर नोएडा वहां इंप्रूवमेंट्स कर रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा कि नोएडा दिल्ली से बड़ा हो जाएगा, जैसे लग रहा है कि जैसे से ये प्लान दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, प्लान्ड एफर्ट है, डिफरेंट मतलब इतनी मेहनत हो रही है नोएडा में। ऐसा लगता है नोएडा एक दिन जो है ये बीट कर देगा दिल्ली को। और मुझे यही लग रहा है क्योंकि ये लैक ऑफ इनोवेशन तो नहीं है कि दिल्ली में ऑलरेडी तुम अहेड चल रहे थे, नोएडा छोटी थी, मगर दिल्ली ने अपने आप को सोचा नहीं कि मैं बेटर करता हूं, बिल्डिंग बनाता हूं और अपने आप को दुबई की तरह बनाता हूं। जैसे देख रहे हैं, आप देखते हैं दुबई जैसे हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं था कि दुबई ने बोला था कि दुबई के आसपास जो सिटीज है उन्होंने कुछ किया, राइट? वही दुबई थी सदियों से, उसी दुबई को उन्होंने अपग्रेड किया। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग सिटी भी अपग्रेड हो सकती है, पेरिस अपग्रेड हो सकता है, राइट? जितनी भी न्यूयॉर्क आगे बढ़ सकता है। तो उस तरीके से दिल्ली को उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम भी जरा अपग्रेड करें? इनिशिएटिव नहीं लेना है, यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्योंकि अगर हर बंदा ये नहीं ऐसा है कि भाई आपकी सिटी पहले से थी बट हमें जो है नई बिल्डिंग्स बनानी थी तो हमने साइड में हमने बनाई है। अगर ये प्रोसेस होता तो न्यूयॉर्क कभी न्यूयॉर्क नहीं बनता, राइट? वो तो बोलते हैं अब न्यूयॉर्क कैसे बनाया, तो लोग ऑलरेडी रहते हैं, राइट? कोई भी सिटी फिर ग्रेट नहीं बनती, मगर है ग्रेट सिटीज। दुबई का एग्जांपल ले लीजिए। इसका मतलब यह है कि सिटी को इनिशिएटिव लेके करना चाहिए, तब नहीं कर पा रहे, तो नोएडा कर रहा है और बीट कर रहा है, तो कर देगा। उसके बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है। वो तो नोएडा वाले तो अभी इनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे को मुंबई को डिफीट करेंगे, तो वो तो पूरे मतलब लगे हुए हैं कि हम डिटरमिन्ड है कि हम कुछ करके रहेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात थी। और दूसरा जो स्काई ट्रेन बोल रहे हैं, स्काई वो मुझे भी पता नहीं कहाँ यूज होती है, मगर अच्छा था कि फोटोज बड़े अच्छे, मैग्नेटिक लेविटेशन है, क्योंकि अगर आप दोनों नॉर्थ पोल कर दे तो ऊपर हो जाएगी और वो जाएगी, तो अच्छी बात है अगर वो टेक्नोलॉजी आती है। वो टैक्सी पॉड भी बहुत अच्छी चीज है, मगर टैक्सी पॉड मुझे लग रहा था कि एक ट्रैक है, उसी ट्रैक के अंदर शायद वो चलेंगी, तो वो ट्रेन टाइप होगी, छोटे पॉड्स। मगर जो नया वर्जन आ रहा है वो टेस्ला लेके आ रही है अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ, कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, आपको ऐप दे देंगे, ऐप में अपना एड्रेस डालिए, वहीं पर आपकी गाड़ी हो जाएगी, आप घर से बाहर निकलिए और बैठिए उनकी कार में, जिसको वो टैक्सी में कन्वर्ट कर देंगे, एड्रेस डालिए और आपको ले जाएगी। मतलब ड्राइवरलेस कार जो है आने वाली हैं, तो वो भी काफी अच्छा। वो भी हमने किसी मूवीज में देखा, बहुत पुरानी, जब हम छोटे थे तभी आई हुई थी वो मूवी, राइट? मूवीज उस टाइप की आई हुई थी। बैठ जाते थे, बोल देते थे, वो चलाता था ऑटोमेटेड, वो बोलता जाएगा और बता क्वेश्चन पूछ लेगा और बोल देगा यूव रीच्ड, और वहां से उतर जाओ। तो मतलब सारे मोस्टली प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, वो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। इंदौर का भी कह रहे थे मेट्रो आ रही है, तो वेरी नाइस। और काफी अच्छा लगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मोस्टली फोकस रखते हैं कि काफी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं हर जगह पूरे देश में। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया देख के। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।